हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने कहाँ तक देखा था? हाँ, सर्किट डायग्राम तक हमने देखा था। लास्ट में हमने टेबल बनाया था कि सर्किट में कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सा साइन यूज होता है। ठीक है, वो हमने सर्किट डायग्राम तक हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओहम्स लॉ से। तो ओहम्स लॉ समझने से पहले यहाँ पे आपको दी है एक्टिविटी 12.1। ठीक है, उसे पहले समझते हैं। तो एक्टिविटी 12.1 में ऐसा दिया है कि एक नाइक्रोम एक मेटल है। नाइक्रोम क्या है? एक अलॉय है। निकल और क्रोमियम दो मेटल है, उनकी एक अलॉय है नाइक्रोम। ठीक है, तो वो नाइक्रोम है, वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो एक नाइक्रोम का उन लोगों ने वायर लिया। ठीक है, फिर वो वायर में से उन्होंने उसे सर्किट में ज्वाइन किया। एक सेल लगाया, एक बाजू एक स्विच लगाई, प्लग की लगाई, नाइक्रोम का वायर लगाया और एमीटर लगाया, ताकि नाइक्रोम के वायर में से कितना करंट पास हो रहा है वो हम एमीटर से क्या कर सके? मेजर कर सके। अब उन लोगों ने क्या किया कि उसमें एक छोटा सा रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर क्या है वो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे, वो हम स्लो में वो हम देखेंगे रेजिस्टर क्या है। अभी सिर्फ आप नाम समझो। ठीक है, कि वो रेजिस्टर उन लोगों ने वहां पे लगाया। फिर वो रेजिस्टर को चेंज करते गए। रेजिस्टर क्या करते गए? वो चेंज करते गए। वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टर नहीं लगाया, वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टर नहीं लगाया है। उन लोगों ने जो सेल लिया था ना, उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है कैपिटल बी। ठीक है, पहले एक सेल लिया, सपोज कि वो 2 वोल्ट का था। सपोज कि वो कितना था? 2 वोल्ट का था। एक उन लोगों ने सेल लिया, वो कितना था? 2 वोल्ट का था। 2 वोल्ट का सेल लगा के नाइक्रोम के वायर में से कितना करंट पास होता है वो उन लोगों ने एमीटर से मेजर किया। ठीक है, सपोज कि ये था 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर सपोज। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या किया? सेल को रिप्लेस कर दिया। 2 वोल्ट का जो सेल था, 2 वोल्ट के सेल के साथ दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया। 2 वोल्ट का एक सेल था, उसके साथ 2 वोल्ट का दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया। तो 2 वोल्ट और 2 वोल्ट कितना हो गया? टोटल 4 वोल्ट। ठीक है, फिर एक सेल 2 वोल्ट का था, उसके साथ उन लोगों ने दूसरा सेल भी ज्वाइन कर दिया 2 वोल्ट का। तो दोनों का मिला के टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? 4 वोल्ट हो गया। तो उन लोगों ने जब वोल्टेज इंक्रीज किया ना, तब उन लोगों ने देखा कि करंट भी इंक्रीज हो रहा है। नाइक्रोम का वायर उन लोगों ने एज इट इज रखा। सिर्फ एक सेल था, उसकी जगह पे 2 वोल्ट का दूसरा सेल भी लगा दिया। तो टोटल वोल्टेज, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो जैसे ही उन लोगों ने वोल्टेज चेंज किया, उसके साथ साथ एमीटर में करंट भी चेंज हुआ। वो 1 एम्पियर से हो गया 2 एम्पियर। फिर उन लोगों ने 2 सेल लगाए थे, उसके साथ तीसरा सेल भी लगा दिया। टोटल 3 सेल लगा दिए, कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ उन लोगों ने एमीटर में करंट का रीडिंग देखा ना, तो वो इंक्रीज होकर 3 एम्पियर हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि जब जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हुआ ना? वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज करते गए वो लोग, उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स की वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं जब जब वोल्टेज बोलूंगी तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना। ठीक है, तो जैसे ही उन लोगों ने पोटेंशियल चेंज किया, इंक्रीज किया, उसके साथ साथ वोल्टेज करंट भी इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, एक में डिक्रीज होगा तो दूसरे में भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसा नोट किया। ठीक है, ये सब कुछ सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट ने। ये तो हमें एक्टिविटी बोला है तो हमने की एक्टिविटी। ठीक है, पर ये ऐसी चीज होती है, वोल्टेज इंक्रीज करने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है। ऐसा सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओहम। ठीक है, जॉर्ज सिमोन ओहम, ग्रीक साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट। ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट एक है जॉर्ज सिमोन ओहम। ऐसा सबसे पहले उसने देखा ईयर 1827। कब देखा उसने? ये चीज हमने जो अभी एक्टिविटी में देखी कि वोल्टेज इंक्रीज करो तो साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता है। ये सब कुछ सबसे पहले
जॉर्ज सिमोन ओहम। ठीक है, उसने देखा कि वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसने वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर ग्राफ बनाया, उसने क्या बनाया, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे उसने लिया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और वाई एक्सिस पे उसने लिया करंट I। ठीक है, तो V वर्सेस I का उसने जब ग्राफ बनाया ना, तो उसे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रही, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता है, इसलिए V वर्सेस I का ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो उसने ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है। ठीक है, अल्फा आप लिखते हो ऐसे। ठीक है, ये है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, दैट मींस कि V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा। ठीक है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा उसने देखा और उसने लो दिया। उस वो लो को हम बोलेंगे ओहम्स लो, उसके नाम के ऊपर से। क्या बोलेंगे उसे हम, ओहम्स लो, उसके नाम के ऊपर से। अब क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हमें पता है, जब जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होती है तब क्या आता है, कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो क्या आएगा कि V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट आएगा ना। प्रोपोर्शनलिटी दूर करके अगर आप इक्वल टू लगाते हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। अब I यहाँ पे मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो डेनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा। ये कांस्टेंट को उसने सिंबल दिया कैपिटल R। ओहम ने इस कांस्टेंट को क्या सिंबल दिया, कैपिटल R, और ये कैपिटल R को उसने बोला रेजिस्टेंस। क्या बोला उसने, रेजिस्टेंस। ये कैपिटल R जो कांस्टेंट मिलता है, उसने उसे क्या बोला, रेजिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो, उसका रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या कांस्टेंट होता है, वो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आपने कॉपर का एक वायर लिया, सपोज कि 10 सेंटीमीटर का, सपोज कि 10 सेंटीमीटर का आपने कॉपर का एक वायर लिया है, तो वो वायर का रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, उस कॉपर के वायर को आप 10 सेंटीमीटर से अगर 15 सेंटीमीटर कर दो तो चेंज होगा, क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाई है। बट अगर आप उस चीज को वैसे की वैसी रखो ना, तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, हाँ, उस चीज को आप अगर चेंज करो, जैसे कि अभी मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर बना दो, तो चेंज होगा, बट अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना करो तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, पर जो ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है नए ऑब्जेक्ट के लिए, उसका खुद का एक कांस्टेंट होगा। जैसे कि अगर देखो, आपने 10 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर लिया और अगर 10 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम का वायर लिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, पर कॉपर का खुद का कांस्टेंट होगा और एल्यूमिनियम का खुद का कांस्टेंट होगा। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज होने से चेंज होगा, बट फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट इज कांस्टेंट। क्लियर? दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ, दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ, इसे बोलते हैं हम ओहम्स लॉ। इसके ऊपर से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, ओहम्स लॉ भी लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, पहले इतना आप लिख लो, ऊपर लिखना 1827 जॉर्ज सिमोन ओहम ने दिया था। नाम लिख देना ताकि आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, याद रह जाए कि 1827 में जॉर्ज सिमोन ओहम ने दिया था। ये कौन है, जर्मन फिजिसिस्ट। लिखो, फिर उसने पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जो स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, उसके ऊपर से ये डिराइव करो और आप लिख लो रेजिस्टेंस। मैंने जो लिखा है वो लिख लो सब अपनी बुक में, हो गया सबका? ठीक है, अब लिखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस
मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लिखो लिखो। रेजिस्टेंस इज द property of a conductor. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges, through it. लिख लिया? ये हो गई रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के ऊपर से क्या है समझो। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर मतलब क्या हुआ, वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो एक कंडक्टर की ऐसी एक प्रॉपर्टी है कि जो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करना मतलब उसे रोकना, सपोज कि ये कोई कंडक्टर है, मैंने एक वायर यहाँ पे लगाया है, एक वायर यहाँ पे लगाया है, दोनों साइड एक एक वायर लगाया है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। बट ये इस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास होने में रेजिस्ट करे, रोके, उस प्रॉपर्टी को इसका क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसका, रेजिस्टेंस। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या करेगा, फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, ये अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें से करंट को इस साइड से करंट इस साइड जाता है, तो इस साइड से इस साइड जाने देने में अगर इससे कोई चीज रोक रही है तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वो रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, बट इस कंडक्टर के लिए इसका रेजिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं या तो इसकी मोटाई बढ़ा दूं तो उसमें चेंज आएगा, बट इसे एज इट इज रखूं तो कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख ली। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अगर 1 मार्क में पूछा जाए कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ, तो वो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर होगा कि राइट ओहम्स लॉ, ठीक है, या तो डिराइव ओहम्स लॉ, ठीक है, तो पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वो ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओहम्स लॉ, राइट डाउन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हो ना सब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्किट is directly proportional to the current flowing through the circuit। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ an electric circuit is directly proportional to the current flowing in the circuit। वो फुल स्टॉप दे दो। अब दूसरा स्टेटमेंट उसी में लिखना है कंटिन्यू, पर फुल स्टॉप देके उसी में कंटिन्यू। लो अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, लिखो कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट, ratio of electric potential to electric current is always constant for a particular conductor, and this constant is known as resistance of the conductor। This constant is known as resistance of the conductor। लिख दिया, ये हो गया पूरा ओहम्स लॉ, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमने क्या किया कि V/I is equal to R, हमने आगे किया था V/I is equal to R, आपने ओहम्स लॉ लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे ये लिखो V/I is equal to R। तो इसके ऊपर से मैं लिख
लिख सकती हूँ ना, उल्टा कर दिया, दोनों साइड को मैंने लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख दिया। ठीक है, तो V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और I मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको हम बोलेंगे ओहम। क्या बोलेंगे, ओहम यूनिट। ठीक है, वोल्ट ऊपर पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और नीचे करंट, करंट का यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर दैट इज नोन एज ओहम। हमने जो फिजिसिस्ट का नाम लिखा था उसके ऊपर से दिया, उसके नाम के ऊपर से इसे यूनिट दे दिया ओहम। ठीक है, क्या दे दिया, ओहम। तो हम लिखेंगे कि 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या लिखेंगे हम कि 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ओहम का सिंबल क्या है, जैसे कि हम एम्पियर को स्मॉल में लिखना हो तो कैपिटल ए लिखते हैं, वोल्ट को स्मॉल में लिखना हो तो कैपिटल वी लिखते हैं। ठीक है, जूल को लिखना हो तो कैपिटल जे। वैसे ओहम को स्मॉल में लिखने के लिए ये सिंबल है, ये ओहम का क्या है, सिंबल है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर। ठीक है, जैसे कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD वगैरह होते हैं ना, वैसे ग्रीक अल्फाबेट है, ओहम का सिंबल। लिख लिया इतना सबने। ठीक है, अब जैसे हमने 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी थी ना, वैसे हम 1 ओहम की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो ओहम, ओहम की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, राइट डाउन। If the potential difference, write down, if the potential difference across the two ends, across the two TWO, across the two ends of a conductor is 1 volt, capital V लिख देना, V volt, ठीक है, is 1 volt, capital V, and the current through it is 1 एम्पियर, एम्पियर में कैपिटल ए लिख देना। ठीक है, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। ओहम में सिंबल लिखना, OHM पूरा मत लिखना। ठीक है, ओहम में क्या लिखोगे, ये सिंबल लिखोगे। देन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। क्लियर? ठीक है, ये हो गई 1 ओहम की डेफिनेशन। ठीक है, नाउ अब इसके ऊपर से इतना सबने लिख लिया। अब ये वाला जो हमारा इक्वेशन है कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, इसके ऊपर से पहले तो हमने क्या देखा कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब मुझे I चाहिए तो I को इस साइड लेके जाऊंगी तो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमेरेटर में। तो I इज इक्वल टू V और R कहाँ चला जाएगा, डेनोमिनेटर में। मिलेगा ऐसे, मिलेगा ना ऐसे। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर से I इज प्रोपोर्शनल टू V, बट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज 1 अपॉन R। लिख लेना है। ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू V, वो तो हमने आगे ही लिखा, वो हम लोग की स्टार्टिंग में V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज। क्लियर? ठीक है, ये I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहाँ तक लिख दिया सबने। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नाउ
अब कोई एक सर्किट ऐसी है, ठीक है, कि जिसमें हमने एक कंडक्टर लगाया है, सपोज कि कोई वायर लगाया है या तो बल्ब लगाया है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर, सपोज कि आपने एक बल्ब लगाया है, तो इस कंडक्टर, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप। अब उसके साथ साथ आपने एक छोटा सा रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे छोटे छोटे रेजिस्टर्स आते हैं। सपोज कि आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कोई भी सर्किट में अगर आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, जैसे एक बल्ब होता है ना, वैसे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें रेजिस्टेंस लगाना हो तो लगा सकते हो। तो सपोज कि आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो आपने एक छोटा सा लगा दिया, बट आपको कई बार ऐसा करना है कि एक ही सर्किट रखनी है, बट उसमें रेजिस्टेंस मुझे चेंज करते जाना है, तो बारी बारी से मैं रेजिस्टेंस उसमें जोड़ूंगी, फिर छोड़ूंगी, फिर नया रेजिस्टेंस जोड़ दूंगी, फिर छोड़ूंगी, ऐसा करते रहूंगी तो कितना टाइम वेस्ट होगा ना, ठीक है। तो ये चेंज रेजिस्टर करने के लिए एक ही इक्विपमेंट आता है जिसमें आप रेजिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहो उतना अपने हिसाब से उसी इंस्ट्रूमेंट में, एक इंस्ट्रूमेंट अपने सर्किट में जोड़ दिया, उसको हिला के आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बार बार आपको जोड़ना या तो खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसे बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिओस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका इक्विपमेंट का नाम है रिओस्टेट, ठीक है। बार बार अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना हो तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसे हम? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज रिओस्टेट, दैट इज, उसका नाम क्या है? रिओस्टेट। तो जब हमने सर्किट डायग्राम का टेबल बनाया था, सिंबल्स बनाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि इसी चैप्टर में आगे आएगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस या तो रिओस्टेट है क्या, ठीक है। उसमें नंबर 9 देखो आपके टेबल में, आपकी बुक में आपने टेबल बनाया ना सर्किट डायग्राम में अलग अलग सिंबल वाला, उसमें 9 नंबर देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिओस्टेट है, ठीक है। दिस इज दिस। आ गया समझ में आप वो क्या है, ठीक है। तब मैंने आपको बोला था कि इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही सर्किट में आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया है, उसे आपको बारी बारी से चेंज करना है, और चेंज करके आपको अलग अलग करंट के रीडिंग चाहिए, तो आपको नए नए रेजिस्टेंस बार बार लगाने नहीं पड़ेंगे। एक ही इक्विपमेंट से आप नया नया रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, आप उसे मतलब चेंज कर सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। और उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसका नाम है रिओस्टेट। क्या है उसका नाम? रिओस्टेट। उसका सिंबल क्या है वो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में टेबल में सिंबल बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओहम्स लॉ डिटेल, क्लियर, ठीक है। अगर ओहम्स लॉ 3 या 4 मार्क में पूछा जाए तो ये पूरा आप डिटेल में लिखोगे विथ जो ग्राफ मैंने पोटेंशियल वर्सेस करंट का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया था वो भी आप बनाओगे, ठीक है। ओहम्स लॉ उसमें लिखोगे, हमने इक्वेशन जो डिराइव किया था वो लिखोगे आप, स्टार्टिंग से मैंने जो लिखवाया है वो पूरा लिखोगे, और लास्ट में रिओस्टेट पे आके आप रुक जाओगे, क्लियर। तो ये हो गया ओहम्स लॉ पूरा 3 और 4 मार्क्स का, क्लियर। ये भी आपको लिखना है ओहम्स लॉ में, अगर 3 और 4 मार्क्स में पूछा जाए तो ये भी लिखना पड़ेगा। और इसके ऊपर से आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओनली रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओहम्स लॉ, ठीक है ना। हाँ, और हमने आगे मैंने आपको ऐसा बोला था, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर आपने 10 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर लिया है तो उसका रेजिस्टेंस उसमें कांस्टेंट होगा, बट अगर आपने 10 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम का वायर लिया है ना तो उसका रेजिस्टेंस कॉपर से अलग होगा। हाँ, उसका खुद का कांस्टेंट होगा, बट कॉपर से तो अलग होगा ना। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कंडक्टर चेंज होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसके अंदर के एटम्स चेंज होते हैं, ठीक है। हमने 9th स्टैंडर्ड में एटम्स के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा था कि कॉपर और एल्यूमिनियम के एटम्स सेम नहीं होते, दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटम और कॉपर का एटम दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के नंबर चेंज होंगे तो उसके अंदर का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी चेंज होगा,
ठीक है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे ही इंक्रीज होगा उनके बीच का अट्रैक्शन वैसे ही ज्यादा होता जाएगा। जैसे कि मैग्नेट, अगर दो छोटे छोटे मैग्नेट है तो फोर्स कम होगा, बट दो बड़े बड़े मैग्नेट लो तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। वैसे ही प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोटॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो फोर्स कम होगा। ठीक है, तो ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पाते। अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो हमने आगे देखा इसी चैप्टर में कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वैसे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो उसे पकड़ के रखेगा ना, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आया समझ में? जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते तब करंट कम होगा, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा मूव होंगे तो करंट ज्यादा होगा, जैसे कम मूव होंगे वैसे करंट कम होगा। ठीक है, तो जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते तब करंट ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएंगे तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। क्लियर? इसी वजह से अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। आया समझ में? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फ्रीली मूवमेंट कम होगी, फ्रीली मूवमेंट कम होगी तो करंट भी कम होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट ज्यादा कर पाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे वैसे करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? आया समझ में? इसी वजह से अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है। क्लियर? ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।